हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स कैम। तो लास्ट वीडियो में हमने देखी थी पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले हमने देखी डोबे-राइनर्स थ्योरी, देन हमने देखी जॉन न्यूलर्स थ्योरी, अब थर्ड है आपकी डिमिट्री मेंडलीव थ्योरी। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो क्या हो रहा था दोस्तों, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की रेस अब और भी तेज होने लगी। ठीक, और साइंटिस्ट अपने अपने नए नए पॉइंट्स को रखते गए। अब देखते हैं मेंडलीव ने अपनी थ्योरी में क्या कहा। तो सबसे पहले बात आती है, मेंडलीव ने थ्योरी दी कब? इन्होंने दी 1872 में। ठीक, 1872 में मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के लिए थर्ड थ्योरी दी। ठीक है ना। अच्छा, जब ये थ्योरी दे रहे थे तो कितने 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे सामने आ चुके थे। डोबे-राइनर्स के टाइम पे कितने थे? 35। उसके बाद न्यूलैंड है, उनके टाइम पे कितने हो गए थे? 56। और मेंडलीव के आते आते 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, मेंडलीव ने भी क्या किया, इन एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना शुरू किया, यानी कि लाइटर टू हैवियर एटम्स में रखना शुरू किया। लेकिन इन्होंने एक बेसिक पैरामीटर लिया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, जो कि क्या थी? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट की एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी ली, जो कि क्या थी? हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाने की। ठीक, इसको उन्होंने क्या लिया? एज अ बेसिक पैरामीटर लिया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, उन्होंने देखा जो आपके 63 एलिमेंट्स हैं, इनमें से दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं। क्या हैं? हाईली रिएक्टिव, यानी कि दो ऐसे कंपाउंड जो बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहे थे? अपने अपने कंपाउंड्स बना रहे थे। और वो दो एलिमेंट्स कौन से थे? आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ हाइड्राइड्स बना रहा था, और ऑक्सीजन अपने बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ अपने ऑक्साइड्स बना रहा था। ठीक, अब जब उन्होंने देखा कि बाकी सारे एलिमेंट्स इन दोनों के साथ अपने अपने कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों? सारे एलिमेंट्स के फॉर्मूले बनाने शुरू किए। सारे एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले बनाने शुरू कर दिए। ठीक, अब उन्होंने क्या किया? ताश के पत्ते लिए। ठीक, उन्होंने क्या किया? 63 कार्ड्स लिए, और उसमें उन्होंने क्या किया? इन 63 एलिमेंट्स को एक एक करके रखते गए। ठीक है, 63 ताश के पत्तों में इन 63 एलिमेंट्स को एक एक करके रखते गए। ठीक, और एक एक करके रखते गए, और साथ ही उसके साथ उन्होंने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी लिखना शुरू किया, यानी कि एलिमेंट का नाम और उसके साथ उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड के फॉर्मूले लिखने शुरू कर दिए। ठीक, जब उन्होंने ऐसा किया दोस्तों, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इन 63 एलिमेंट्स में से काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी, यानी कि जिनके केमिकल फॉर्मूले, जिनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड बनाने के जो फॉर्मूले थे वो सेम आ रहे थे। ठीक, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, उन्होंने देखा ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, इनके जो हाइड्राइड का फॉर्मूला था वो क्या आ रहा था? RH4, और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आ रहा था? RO2। तो उन्होंने इन सारे एलिमेंट्स को क्या किया? एक ग्रुप में कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? जिन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड के फॉर्मूले सेम थे, उन एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने दो चीज़ें ऑब्जर्व की। वो दो चीज़ें क्या थी? देखते हैं। वो दो ऑब्जर्वेशन थे। फर्स्ट था आपका, उन्होंने देखा कि एक सर्टेन फिक्स्ड पीरियड के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। ठीक है, क्या हो रही थी? रिपीटेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यानी कि एक सर्टेन फिक्स्ड पीरियड के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। जैसे कि हमने सपोज सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिए। ठीक, तो ये क्या आपका सेकंड पीरियड है, ये फिक्स है। लिथियम से नियोन तक आपका सेकंड पीरियड है, जो कि फिक्स्ड है। उन्होंने क्या कहा? एक फिक्स्ड पीरियड के बाद जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या करेगी? फिर से रिपीट होने लग जाएगी। ठीक, ये उन्होंने कहा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था उनका? उन्होंने देखा कि जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ रहा है। यानी कि उन्होंने बताया जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है
उसके एटॉमिक मास पे। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे। ठीक, तो ये दो ऑब्जर्वेशन उनकी उनके थ्योरी के थे। अब उन्होंने इसके बेस पे एक लॉ दिया, पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है, जो इन दोनों को डिफाइन करता है। क्या था पीरियोडिक लॉ? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट property of elements are periodic function of their atomic mass। ठीक है, जिसका जनरल मीनिंग यही था कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो एक फिक्स्ड पीरियड के बाद रिपीट हो रही थी और एटॉमिक मास के चेंज होते हुए वो भी प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ रहा था। ठीक, तो ये था पूरा मेंडलीव का जो थ्योरी थी। अब देखते हैं इनकी अचीवमेंट क्या थी, क्या इनके लॉ की खासियत थी। ठीक है, कुछ खूबियाँ थी इनके थ्योरी की। तो फर्स्ट क्या था, देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया, जिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी मेंडलीव के टाइम पर नहीं हुई थी, जिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी मेंडलीव के टाइम पर नहीं हुई थी, उन एलिमेंट्स की भी इन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए इन्होंने क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिए। क्या किया, लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से गैप छोड़ दिया अपने पीरियोडिक टेबल में और कहा कि इन फ्यूचर कोई एलिमेंट आएगा जिसकी जो कि क्या इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लाई करेगा। ठीक है, ऐसा कहा उन्होंने क्या किया, जिन एलिमेंट की डिस्कवरी उनके टाइम पर भी नहीं हुई थी उनके लिए भी उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दी थी। ठीक है, और सेकंड क्या थी, और सेकंड थी आपकी, क्या था, जिन एलिमेंट की डिस्कवरी उनके टाइम पर नहीं हुई थी, ठीक, जिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी उनके टाइम पर नहीं हुई थी, उन्होंने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट कर दिया। प्रिडिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, जिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी उस टाइम पे नहीं हुई थी उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी बता दिया कि इन फ्यूचर क्या होगा, कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी ऐसे होगी, मतलब कि इसकी डेंसिटी इतनी होगी, कंडक्टेंस इतना होगा, इसका एटॉमिक मास इतना होगा। ठीक है, उन्होंने पहले ही बता दिया। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है, उसके नीचे उन्होंने जगह छोड़ दी, सिलिकॉन के नीचे भी उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बोरोन के नीचे भी क्या कर दिया, स्पेस छोड़ दिया। ठीक, अब उन्होंने क्या कहा कि कोई फ्यूचर में कोई एलिमेंट आएगा जो यहाँ पे आएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी पहले बता दिया। ठीक, और उन्होंने इनकी खुद से एक नेमिंग करी, जैसे बोरोन के नीचे जो एलिमेंट आएगा उसकी नेमिंग कर दी उन्होंने, इक्का बोरोन। ठीक, एल्यूमिनियम के नीचे वाले एलिमेंट का नेमिंग क्या कर दी, इक्का एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के नीचे वाले एलिमेंट की नेमिंग क्या कर दी, इक्का सिलिकॉन। ठीक, तो जो इसमें प्रीफिक्स है ये आपका इक्का, ये संस्कृत का वर्ड है एकहा। ठीक है ना, इक्का मतलब एक। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से इनकी नेमिंग कर दी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी बता दिया। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, बाद में जो एलिमेंट्स आए, बाद में क्या हुआ, बोरोन के नीचे आपका एक एलिमेंट आया जो है स्कैंडियम। ठीक, एल्यूमिनियम के नीचे एक एलिमेंट आया जो है आपका गैलियम। ठीक, और सिलिकॉन के नीचे आपका एक एलिमेंट आया जो कि है जर्मेनियम। ठीक है, तो स्कैंडियम की प्रॉपर्टी उस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर रही हैं। ठीक है, तो जो बाद में जो आपका स्कैंडियम जो एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी, उस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती हैं। ठीक है, आपका जो गैलियम आया उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है किसके, उस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी से जो उन्होंने उस टाइम पे प्रिडिक्ट कर दी थी। ठीक, जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टी है वो भी उस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की तरह मैच कर रही है। ठीक है, जो उन्होंने उस टाइम पे क्या कर दी थी, प्रिडिक्ट कर दी थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खासियत थी उनके लॉ की। अब थर्ड था आपका नोबल गैसेस। देखिए दोस्तों, जो
मेंडलीव के टाइम पे जो 63 एलिमेंट्स थे उनमें कोई भी नोबल गैस नहीं थी, यानी कि उस टाइम पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो कि नॉन रिएक्टिव हो। नॉन रिएक्टिव। मेंडलीव के टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे सारे रिएक्टिव थे, नॉन रिएक्टिव एक भी नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया दोस्तों कि फ्यूचर में क्या होगा कि इस अर्थ में क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं जो क्या हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, और उनकी डिस्कवरी फ्यूचर में हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि नॉन रिएक्टिव होंगे, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। और उनके लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में एक जगह छोड़ दी। ठीक, एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम था 0th ग्रुप। ठीक, उन्होंने कहा कि फ्यूचर में जब कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी रिएक्टिविटी 0 होगी, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो इस पोजीशन पे लाई करेगा, यानी कि उनको इस पोजीशन में रख दिया जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हुआ। बाद में क्या हुआ, नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई जो कि क्या है, जो कि नॉन रिएक्टिव हैं, बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा है, तो वो एलिमेंट्स अब 0th ग्रुप में आते हैं आपके। ठीक, तो ये थी डिमिट्री मेंडलीव के अचीवमेंट्स। अब देख लेते हैं इनके डिमेरिट्स कि आखिर इतनी सारी बातें कहने के बाद भी इनका लॉ क्यों फेल हो गया, क्या कमियां रह गई। तो चलिए देख लेते हैं डिमेरिट्स कि क्यों इनका लॉ फेल हो गया। तो सबसे पहले था ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया दोस्तों, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी उन एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रख दिया। ठीक है, जैसे कि इन्होंने सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के साथ रख दिए कॉपर और सिल्वर को। ठीक, कॉपर और सिल्वर को उन्होंने किसके साथ रख दिया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जो कि क्या एल्काइली मेटल, और ये आपके ट्रांजिशन मेटल। ठीक, सेकेंड डिमेरिट थी सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। इन्होंने क्या किया दोस्तों, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। कहीं कहीं पर क्या किया कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर रही थी उनको क्या कर दिया, अलग ग्रुप में रख दिया। जैसे कि आपका जो प्लेटिनम है और गोल्ड है, प्लेटिनम और गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है वो मैच करती है, लेकिन इन्होंने इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। ठीक, तो ये इनकी थी दूसरी डिमेरिट। थर्ड क्या थी, थर्ड लिमिटेशन थी इनकी पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकिल। इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपनी पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया। ठीक, जबकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका 58.9 और निकिल का होता है 58.7। कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकिल से ज़्यादा होता है, लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या था कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, इन्होंने क्या कर दिया, कोबाल्ट को जो कि ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है उसको क्या कर दिया, पहले रख दिया, और कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को बाद में रख दिया। तो ये भी इनका एक लिमिटेशन थी। ठीक, अब चौथी लिमिटेशन थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन जो कि क्या है, अभी भी डिबेट में है। ठीक, अभी तक हाइड्रोजन की कोई एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं चला है। ठीक, तो क्या किया, देखिए जो आपका हाइड्रोजन होता है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एल्काइली मेटल से मैच करती है। ठीक, हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन एल्काइली मेटल से मैच करती है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो नॉन मेटल से भी मैच करती हैं, जैसे कि हैलोजन से। हैलोजन की तरह जो हाइड्रोजन है आपका वो क्या बनाता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाता है। कुछ प्रॉपर्टी उसकी नॉन मेटल की तरह मैच करती हैं, तो हाइड्रोजन को नॉन मेटल में रहना चाहिए था, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एल्काइली मेटल की तरह है, तो इसको इस वाले ग्रुप में रहना चाहिए था। तो ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, इसकी कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकला
कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे होगी, नॉन मेटल में होगी या फिर मेटल में होगी। ठीक, तो ये थे डिमिट्री मेंडेलीव्स के अचीवमेंट्स और उसके बाद इनकी लिमिटेशन। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो आई होप दोस्तों जो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी आपको समझ में आया हो। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, हम वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।